नवंबर 19, वॉशिंगटन डीसी। ओवेल में बैठे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बिल पर साइन करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा बिल नहीं था। कई सालों की मेहनत और कई सालों के प्रयास के बाद यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इस बिल को पूरी बहुमत दिला पाई थी, और ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप को इस बिल पर दस्तखत करने पड़े। We have some major breaking news as we come on the air tonight because President Trump has now signed the Epstein Files bill into law. जब पेन की निब उन कागज पर चली तो वो सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं था, वो उन करोड़ों डॉलर पर से पर्दा हटाने की एक शुरुआत थी जिसे द एस्टेब्लिशमेंट ने दशकों से रोक रखा था। उस एक सिग्नेचर ने उन 30 लाख पन्नों को एक झटके में आजाद कर दिया। यूएस कांग्रेस ये चीज जानती थी, ये एक ऐसा फैसला है जो पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर को हिला सकता है। ये कोई ऐसा वैसा कानून नहीं है। इस कानून का नाम है द एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया फीड पूरी तरीके से एप्स्टीन फाइल से भरा पड़ा है। पीडीएफ हमें देखने को मिल रही है, ईमेल्स हैं, फोटोज है, वीडियोस है, और कई सारा डेटा ऐसा एप्स्टीन फाइल के ब्लैक बुक से बाहर है। एप्स्टीन फाइल और ब्लैक बुक को समझने के लिए हमें जेफरी एप्स्टीन नाम के एक शख्स को समझना होगा। साल 1953, ब्रुकलिन। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक मामूली से परिवार में जन्म लेता है। वो कोई खानदानी रईस नहीं था, एक ऐसा बच्चा जिसके पिता एक पार्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन अगर हम उस वक्त उसके दिमाग में झांक पाते, वो एक शैतानी जहन था। लोगों की जरूरत और उनकी कमजोरियां भाप लेना उसकी ताकत थी। एप्स्टीन बचपन से ही पढ़ाई में काफी कमजोर था, और इसी की चलते एप्स्टीन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट तक नहीं करता और अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर देता है। साल 1974 आते आते जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के सबसे इलाइट स्कूल डेल्टन में ऐसा असिस्टेंट टीचर ज्वाइन करता है। लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं पता होती कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है और उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने के लिए। आखिर कैसे न्यूयॉर्क के सबसे इलाइट स्कूल में जेफरी एप्स्टीन एज असिस्टेंट टीचर ज्वाइन करता है? एप्स्टीन के पास भले ही मैथ्स और फिजिक्स के इक्वेशन ना हो, लेकिन वो लोगों को बखूबी पढ़ना जानता था। वो ये चीज जानता था, यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, ये उन बिलियनर्स की चाबियां हैं जो वॉल स्ट्रीट पर राज करते हैं। वो उनसे नेटवर्क्स बनाने लगा, उनसे अपनी पहचान बढ़ाने लगा। जेफरी एप्स्टीन को यहाँ तक आते आते एक चीज तो समझ आ चुकी कि दुनिया जो है वो आइडियल से नहीं चलती, चलती है दुनिया एक्सेस, नेटवर्क और कनेक्शन से। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्टूडेंट से होती है जिसके फादर न्यूयॉर्क के जाने माने बिजनेसमैन होते हैं। किसी तरह से एप्स्टीन उसके फादर तक पहुंचता है और उन्हें इंप्रेस भी कर लेता है। न्यूयॉर्क का वो बिजनेसमैन जेफरी एप्स्टीन का पागलपन देखता है, उसका एम्बिशन देखता है, और उसे एक जॉब ऑफर कर लेता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, न्यूयॉर्क के सबसे इलाइट स्कूल में पढ़ाने लगता है। साल 1980 तक जो इंसान सिर्फ एक मामूली सी सैलरी पे टीचर का काम करता था, आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का लिमिटेड पार्टनर बन जाता है। अब वॉल स्ट्रीट की चाबियां एप्स्टीन के हाथ में थी। वो सीख रहा था, लेकिन 1981 आने तक उसे उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, और ऑफिशियल रीजन दिया जाता है माइनर रूल ब्रेक्स। लेकिन वजह हकीकत कुछ और थी। एप्स्टीन ये सीख चुका था कि अमीरों का पैसा कैसे छुपाया जाता है। कंपनी से निकाले जाने के बाद एप्स्टीन अपने दोस्त के साथ एक कंपनी स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल टावर्स। कुछ ही सालों में कंपनी की शेयर वैल्यू और प्रॉफिट आसमान छू लेता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये सिर्फ एप्स्टीन के नंबरों का खेल था। एप्स्टीन इस कंपनी से लगभग 450 मिलियन डॉलर का एक पोंजी स्कैम करता है। एफबीआई कंपनी पे रेड करती है, एप्स्टीन के पार्टनर को जेल हो जाती है, और एप्स्टीन को एक खरोच तक नहीं। एप्स्टीन अब इलीगल ट्रेड और स्कैम से
इंटरनेशनल मनी मूवमेंट सीख चुका था। 90s आते आते तक एप्स्टीन अब न्यूयॉर्क का एक बिलियनियर बन चुका था। इतना पैसा उसके पास कहां से आया, ये कोई नहीं जानता। साल 1998 में जेफरी एप्स्टीन कैरेबियन के पास लगभग $8 मिलियन में 71 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है, जिसे लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह उसके साम्राज्य का मरकज था, यानी कि सेंटर पॉइंट, जहां उसने एक आलीशान रिसोर्ट बना रखा था। हरे भरे पेड़ पौधे, बाहर से सफेद दीवारें, लेकिन अंदर अंदर कैमरास, पेंटिंग में, स्मोक डिटेक्टर्स में, डॉल की आंखों में, पंखों में, हर जगह पर कैमरे और माइक्रोफोन लगे हुए। एप्स्टीन को एक्सेस चाहिए था न्यूयॉर्क की इलाइट सोसाइटीज में और इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज में। उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसका नेटवर्क वहां पे एस्टैब्लिश करके उसे दे सके। स्पेन, कैनरी आइलैंड के एक बीच पर एक लाश मिलती है। आइडेंटिफाई करने पर पता चलता है कि वो लाश रोबर्ट मैक्सवेल की है, जो कि एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून है, साथ ही यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। इत्तेफाक से उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम गिलेन मैक्सवेल है। एप्स्टीन ये चीज जानता, गिलेन मैक्सवेल के काफी रॉयल कनेक्शंस है जो एप्स्टीन को चाहिए थे। मौत के बाद गिलेन मैक्सवेल पे काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे, क्योंकि वो एक जीविश थी। गिलेन मैक्सवेल रातों रात सड़कों पर आ। एप्स्टीन के पास अंधा पैसा था और गिलेन के पास रॉयल कनेक्शंस। गिलेन ये जानती न्यूयॉर्क की इलाइट सोसाइटीज में और रॉयल फैमिलीज में कैसे उठना बैठना है, और यही एप्स्टीन को चाहिए था। रोबर्ट मैक्सवेल की मौत, गिलेन मैक्सवेल का एप्स्टीन से मिलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं। गिलेन मैक्सवेल ने एप्स्टीन को बिलियनियर सोसाइटीज में, इलाइट सोसाइटीज में और रॉयल फैमिलीज में कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये सब कुछ सिखाया। बदले में एप्स्टीन ने गिलेन को वही जिंदगी दी जो उसके फादर मरने के बाद वो खो। साल 2000, फ्लोरिडा। एनी सिर्फ 14 साल की थी जब गिलेन मैक्सवेल ने उसे सिंड्रेला बनाने का एक सपना दिखाया। लेकिन एनी एक अकेली लड़की नहीं थी। गिलेन और एप्स्टीन ने एक ऐसा पिरामिड स्कीम बनाया था जिसमें अगर एक लड़की अपने 3 दोस्तों को लेकर आती है तो उसे रेफरल बोनस मिलता है। इमेजिन कीजिए, एक 14 साल की लड़की अपने ही दोस्तों को मौत के कुएं में ढकेल रही थी, ये सोचकर कि वो उनका करियर बना रही है। एप्स्टीन का असली बिजनेस सिर्फ ट्रैफिकिंग नहीं था, माइनर गर्ल्स सिर्फ उसका एक जरिया थी। गिलेन अपने रॉयल कनेक्शन से एप्स्टीन को बिजनेसमैन, हाई क्लास, इलाइट सोसाइटी के लोगों से मिलवाती, जिसमें कई सारे बड़े नाम हमें ईमेल्स में, फोटोज में और फ्लाइट रिकॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं। एप्स्टीन वहां उन सबको बुलाता, सब लोग उसके लोलिता एक्सप्रेस में सवार होते, जिसमें देशों के कई बड़े नाम हैं, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क। वो चाहता था किसी तरह वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाए। एक बार आप उस कमरे में जाए और आपका सारा करियर एप्स्टीन के जेब में होता। सर्वाइवर वर्जीनिया बताती है गिलेन उनकी बड़ी बहन जैसी थी। वो उनका ख्याल रखती, उन्हें घुमाती, उन्हें सारे लग्जरी एक्सपीरियंसेस करवाती, उन्हें शॉपिंग करवाती, साथ ही उन्हें तैयार करती। वर्जीनिया बताती है कैसे प्रिंस एंड्रियो ने एक फोटो में उनके कमर पर हाथ रखा है जब वो सिर्फ 16 साल की थी, और पीछे गिलेन उस फोटो में मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे एप्स्टीन इलाइट सोसाइटी के लोगों का चहीता बन चुका था। लोग वहां जाते, अपनी हसरतें पूरी करते, अपनी अजीबोगरीब डिमांड्स रखते। एप्स्टीन का लिटिल सेंट आइलैंड अब बिलियनियर्स की पसंदीदा जगह बन चुकी थी। वो लोग अपना ब्लैक मनी, अपने काले काम और अपने इलीगल बिजनेस वहां से ऑपरेट करने लगे थे। साथ ही एप्स्टीन उन्हें लड़कियां, लग्जरी और सेफ्टी ऑफर करता। बिल क्लिंटन, जो दुनिया का एक वक्त सबसे पावरफुल इंसान माना जाता था, एप्स्टीन के लोलिता एक्सप्रेस में लगभग 26 बार ट्रेवल करते दिखाई देता है। एप्स्टीन का स्कैंडल नेटवर्क अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। कई देशों के बड़े बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन इसमें शामिल हो चुके थे। यूएसए, लंदन, फ्रांस, नॉर्वे, साथ ही हमारा भारत भी। प्रिंस एंड्रियो क्वीन एलिजाबेथ का सबसे चहीता बेटा था। उसके पास वो सब कुछ था, ताकत, पैसा, दौलत।
लेकिन एप्स्टीन ये बात जानता था, प्रिंस एंड्रयू की कमजोरी उसका ईगो था। एप्स्टीन ने प्रिंस एंड्रयू को ये फील करवाया कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है। साथ ही उसे अपने जेट और मेंशन का एक्सेस दिया। जनवरी 2026 की अनलिस्टेड फाइल्स में कुछ पुराने ईमेल एक्सचेंज मिलते हैं जिसमें एप्स्टीन प्रिंस एंड्रयू को A1 यानी कि हाई प्रायोरिटी बुलाता दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था, एप्स्टीन के लिए प्रिंस एंड्रयू कोई दोस्त नहीं बल्कि एक रॉयल शील्ड था। जब तक प्रिंस एंड्रयू एप्स्टीन के साथ था, किसी भी एजेंसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एप्स्टीन के आइलैंड पर कदम रखे। एप्स्टीन अब सारे बिलियनियर्स का एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका था। एप्स्टीन के पास अब सारे बिलियनियर्स और रॉयल फैमिलीज के रिकॉर्ड फुटेजेस थे जिसे वो सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें उसने पार्टीज, एमएमएस, चाइल्ड, ऐसे कई सारे वीडियोस और ईमेल्स और फोटोज हमें उस फाइल में देखने को मिलते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम पब्लिकली डिस्कस भी नहीं कर सकते। कई सारे ईमेल एक्सचेंज में हमें कुछ बहुत ही घिनौनी और दरंगी वाली बातें देखने को मिलती कि कई को गया। उसके बाद उन बच्चों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। साल 2008 में जब एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया, उस जेल के ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें वार्निंग दी गई थी एप्स्टीन के काम में टांग ना अड़ाए क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट असेट है। साथ ही वो बताते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ और सिर्फ जेल में सोने के लिए आता था। उसके पास जेल में सारी लग्जरी थी, उसके पास जेल में होने के बावजूद सारा एक्सेस था। यूएसए 10 अगस्त 2019, मौत के लगभग 24 घंटे पहले एप्स्टीन अपने लॉयर को एक नया विल यानी कि वसीयत लिखकर देता है। बताया जाता है कि एप्स्टीन कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन उसी रात को पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। दो गार्ड मिशेल और टोवा उस रात सो जाते हैं। ठीक उसी वक्त एप्स्टीन के सेल के बाहर के 2 कैमरे भी बंद हो जाते हैं। उसी रात में एप्स्टीन के सेलमेट निक को किसी और सेल में शिफ्ट किया जाता है और ठीक सुबह के वक्त जेल का लॉक सिस्टम माल फंक्शन कर जाता है और एफबीआई बताती है कि एक टेक्निकल एरर था। 10 अगस्त की सुबह 6:30 बजे जब एप्स्टीन की लाश नदी के किनारे मिलती है, तब उसके गले की हायोड बोन टूट चुकी होती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं सुसाइडल केस में, हैंगिंग केस में हायोड बोन का टूटना सिर्फ 5 to 6% चांसेस होता है, लेकिन गला घोटने पर हायोड बोन के टूटने के चांसेस 80% तक होते हैं। आज तक ये चीज किसी को नहीं पता चली एप्स्टीन जेल से कैसे भागा और उसकी मौत कैसे हुई। कुछ एक्सपर्ट का मानना है एप्स्टीन की मौत स्ट्रैंगुलेशन यानी कि गला घोटने से हुई और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एप्स्टीन ने फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। भारत हद तो तब हुई जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड कुछ नई डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है, जिसमें हमें भारत के कई लोगों के नाम देखने को मिलते हैं। 23 मई 2019 का दिन था। भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर चिपका हुआ था, लेकिन उसी वक्त एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में ये कोई इत्तेफाक नहीं था। फाइल के पन्नों को हम पलटते हैं तो साल 2017 से हमें एक मैसेज का जाल दिखाई देता है। एप्स्टीन से कहते हैं, मुझे व्हाइट हाउस के साथ रिश्तों और डिफेंस कॉर्पोरेशन में तुम्हारी गाइडेंस चाहिए। ये काफी अजीब था। एक अरबपति बिजनेसमैन एक ऐसे शख्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास लोगों से मिलना चाहता था, जिसमें हमें 2 नाम दिखाई देते हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव बैबर्न। एप्स्टीन ने बैबर्न को लिखा, आदमी भेज रहा है, उसका असली दुश्मन चाइना है, वो हमारे विजन पर यकीन रखता है। एप्स्टीन के खास लोग और वहां के मौजूदा लोग दिस गाय यानी कि बुला रहे थे। तीसरा और सबसे बड़ा नाम हमें हैरान कर देता है, जो कि खुद कुछ ईमेल्स में हमें इनडायरेक्टली का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें से एक ईमेल एप्स्टीन जेबर नाम के शख्स को खुद लिखता है। वो उसमें कहता है, इजराइल में वही किया जो मैंने उससे कहा था। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नाचे और गाए और काम हो गया। नाचे और गाए ये शब्द को हमें यहाँ पे मेटामॉर्फिकली देखना होगा। इसके कई सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसे एक ट्रैश स्टेटमेंट कह के एक डस्टबिन में फेंक देती है।
अब हम इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर इंसानियत की सरहद खत्म हो जाती है और शुरू होता है एक ऐसा जहन्नुम जिसकी कल्पना भी रूह को झंझोर कर रख देती। ये इस फाइल में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिसकी शाही खून है। एप्स्टीन फाइल जब से रिलीज हुई है, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस हमारे फीड में रिसेंटली हमें देखने को मिली है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि दे वेयर ह्यूमन ईटर, वो खून पी रहे हैं, इंसान खा रहे हैं, और ये बहुत सारी बातें इंटरनेट पे चल रही है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ ईमेल्स में हमें ऐसी बातें देखने को मिलती है, ये कितना सच है और कितना झूठ है ये किसी को नहीं पता। एंड्रीनोक्रोम नाम से एक केमिकल होता है, हालांकि इस पे बहुत कम रिसर्च अब तक हुई है और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इससे कुछ ऐसा होता है। बताया जाता है जब कोई नन्हा सा छोटा बच्चा जो 6 या 9 से कम उम्र का हो, उस बच्चे को जब हम डराते हैं, उसे खौफ देते हैं, उसे मौत का डर फील होता है, तो उनके ब्लड में एड्रेनलिन करके एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। और इस ईमेल में उस एड्रेनलिन के बारे में बात की गई, जिसमें हम अगर एक ईमेल की बात करें तो उसमें हमें दिखाई देता है, ऑल यू नीड इज ब्लड, ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द बैक एंड यू रिवर्स एजिंग। बस तुम्हें वो खून पीना है और तुम फिर से जवान हो जाओगे। वो खून पीते हैं और अपनी उम्र बढ़ाते हैं। ये कोई वैम्पायर की कहानी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का ईमेल हमें एप्स्टीन फाइल में देखने को मिलता है। इस फाइल का हर एक पन्ना एक नया राज खोलता है, हर एक मैसेज एक नई साजिश की तरह लगता है। ये उस सिस्टम का आईना है जो दिखाता है कि आपके पास ताकत है और बेशुमार दौलत है, बेशुमार पैसा है, तो आपके लिए कोई गुनाह नहीं होता। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए और इस फाइल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।